हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में इनकम मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्शन मेथड देखा था, ठीक है। आज हम इनकम मेथड देखेंगे। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर पिगू। प्रोफेसर पिगू ने जो डेफिनेशन दी थी बेस्ड ऑन इनकम, उस पे से ये मेथड डेवलप हुई है। When the income obtained by citizens of the country and the state is added, the national income can be found out in the method of income। सभी citizens का income जो generate होता है, यानी कि पूरे स्टेट की इनकम अगर हम गिने तो वो नेशनलाइज इनकम होगी। सभी नेशंस की इनकम हम काउंट करें तो वो नेशनल इनकम हम फाइंड कर सकेंगे, और ये मेथड में हम ऐसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। So for measuring national income, the rent, interest, wage and profitable income obtained from the four factors of production, that is land, capital, labor, entrepreneur, are summed up, यानी कि टोटल किया जाता है in this addition। The income obtained from foreign countries is also added, and the payments done by way of rent, interest, wage, profit for foreign factor used in the country is deducted। जो भी इनकम फॉरेन से जनरेट होती है वो ऐड की जाएगी, और जो एक्सपेंसेस होते हैं फॉरेन के रिलेटेड वो डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर करने हैं। द फॉलोइंग थिंग्स आर कंसिडर्ड वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ इनकम मेथड। एक तो टू काउंट द इनकम ऑफ फैक्टर, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, उन सबको काउंट करना है। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इनकम ऑब्टेन्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक तो रेंट की इनकम होगी, इनकम ऑफ रेंट, दैट इज़ द रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग इज़ कंसिडर्ड एज इनकम। So those who live in their own house may get the income of rent, which is called imputed rent. The income obtained by way of rights like the copyright of a book or patent is also considered as a income। तो जो भी ज़मीन का भाड़ा, बिल्डिंग का भाड़ा होता है, ठीक है, या तो फिर हम अपने खुद के घर में रहते हैं, ठीक है, तो हमें भाड़ा चुकाना नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो हमारी एक तरह की इम्प्यूटेड रेंट की इनकम है। अगर हम भाड़े से रहते हैं तो हमें भाड़ा देना पड़ता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई घर भाड़े पे दिया हो तो वहाँ से रेंट की इनकम जनरेट होती है, या फिर कोई बुक की कॉपीराइट या पेटेंट दिया हो तो वो भी इनकम कंसिडर होगी। इनकम ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय द पीपल ऑन देयर कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर इज़ कंसिडर्ड, बट the interest obtained from the government is not considered because a state generates income through taxes and pays its interest, which means that the money is transferred only। इसमें क्या है कि अगर हम कोई लोन लेते हैं या फिर हम किसी को लोन देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर टैक्सेस और इंटरेस्ट ही होता है। तो सिर्फ वो टैक्सेस हमारे पास से कलेक्ट करते हैं और इंटरेस्ट देते हैं, ऐसा मनी ट्रांसफ़र ही होता है, वो किसी की इनकम या एक्सपेंस कंसिडर नहीं होता, ठीक है। हम अगर थर्ड पार्टी को लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं अदर देन गवर्नमेंट, तो वो इंटरेस्ट इनकम भी कंसिडर करनी है। इनकम ऑफ वेज, द वेज और सैलरी गिवन टू लेबरर्स फॉर देयर वर्क ड्यूरिंग अ ईयर इज़ कंसिडर्ड एज एन इनकम। अगर हम किसी लेबरर्स को, हमारे फैक्ट्री के लेबरर्स को वेज देते हैं तो उनके लिए वो इनकम होगी, ठीक है, और हमारे लिए एक्सपेंस होगा। तो ओवरऑल सभी लेबरर्स को कितने वेजेस दिए जाते हैं वो एज अ टोटल कंसिडर करना है। इनकम ऑफ प्रॉफिट, द इनकम ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड, डिविडेंट नहीं है, डिविडेंड डी है, ठीक है, और डिविडेंड बाय इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इनकम। इट इंक्लूड्स रिजर्व्ड प्रॉफिट एंड टैक्सेस पेड ऑन इट। ये क्या है कि अगर हम बिज़नेस चलाते हैं उसमें प्रॉफिट होता है, या फिर
किसी कंपनी के शेयर में हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वहाँ से डिविडेंड की इनकम मिलती है, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। रिजर्व प्रॉफिट रखा है, उस पर टैक्सेस पे किया है, वो सब कंसिडर होगा। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, अपने कंपनी में बचा के रखा है, तो वो भी कंसिडर करना है। रिजर्व मतलब रिजर्व रखा है, बांटा नहीं है शेयर होल्डर्स को या फिर किसी और को दिया नहीं है, हमारे कंपनी में बचा के रखा है हमारे कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो वो पर्टिकुलर रिजर्व प्रॉफिट भी आपको कंसिडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। अभी कौन सी इनकम कंसिडर नहीं करनी है? इन द मेथड ऑफ इनकम फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, द इनकम विच इज़ जनरेटेड बाय वे ऑफ गिफ्ट, रिवॉर्ड, प्राइज, टिप, थेफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, government assistance to elders, lottery, etc. are not considered in the national income। तो ये सारी तरह की इनकम कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। फिर जो द सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट वो डिडक्ट करेंगे, क्योंकि उस हद तक हमारी इनकम में एक्सपेंस कम हो जाएगा। नेट फॉरेन इनकम इज़ एडेड, यानी कि एक्सपोर्ट कितना किया और सामने इंपोर्ट कितना हुआ। एक्सपोर्ट के लिए हमें रिसिप्ट मिलेगा क्योंकि हम अपनी कंट्री में से दूसरी कंट्री को माल बेचते हैं, सेल्स करते हैं। और इंपोर्ट मतलब क्या, हम दूसरी कंट्री में से माल खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो रिसिप्ट माइनस पेमेंट मतलब जो नेट आएगा, ओवरऑल रिसिप्ट मतलब इनकम कितना है उसके सामने खर्चा कितना है इंपोर्ट का, वो नेट जो हमारा इनकम होगा, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, वो ही कंसिडर करना है। इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है, इनकम नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि कभी कभार खर्चा ज़्यादा हो सकता है, कभी कभार इनकम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इनकम जनरेटेड एज कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स पे सेल करने के लिए जो कमीशन और ब्रोकरेज लगता है वो भी कंसिडर करना है। दोज इनकम्स विच show flow of production of goods or services in economy which increase the monetary value of goods in an economy are also considered। अगर हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर एक एक्टिविटी से दूसरे व्यक्ति एक्टिविटी में गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र करते हैं जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका पैकिंग करते हैं, उसका और क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, तो जो वो इनकम जनरेट होगी उससे वो भी कंसिडर किया जाता है। द इनकम ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट कंसिडर्ड, फॉर एग्जांपल द इनकम ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स इज़ नॉट कंसिडर्ड। तो सेकेंड हैंड गुड्स से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, क्या कंसिडर नहीं करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय वे ऑफ इनकम मेथड वो दिया है, ठीक है। तो इनकम मेथड कंप्लीट होता है यहाँ पे। एक्सपेंडिचर मेथड भी देख ही लेते हैं, छोटा सा ही है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड, दिस मेथड हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर फिशर। प्रोफेसर फिशर ने डेफिनेशन दी थी बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, उस पे से ये मेथड डेवलप हुई। The national income is measured by summing up the total monetary expenditure incurred on goods and services by individuals, families, firms and government during the year। जो सब मिला के खर्चा होता है उसका टोटल किया जाता है, जिस तरह इनकम में टोटल किया जाता है, और इस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। दिस मेथड शोज़ द अजम्पशन ऑफ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम मतलब जितना खर्चा करता है, क्या है, एक पार्टी खर्चा करेगी तो दूसरी पार्टी के लिए वो इनकम होगा, ठीक है। इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड है, वरना हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम। पर यहाँ पे क्या होता है, अगर एक व्यक्ति खर्चा करता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो इनकम मानी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे अजम्पशन क्या है, जितना खर्चा होता है उतनी ही इनकम जनरेट होती है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। So in this method of expenditure, the expenditure incurred in purchasing finished goods or services during a financial year is included, ठीक है। जो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज होता है, सेमी फिनिश गुड्स या फिर आधे अधूरे फिनिश गुड्स परचेस करने में जो खर्चा होता है वो कंसिडर नहीं किया जाता। फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है वो खरीदने के लिए जो खर्चा होता है उसको कंसिडर किया जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू द जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रिलेटेड होगा, मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं यहाँ पे? द फॉलोइंग थिंग्स आर कंसिडर्ड वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। 4 फैक्टर्स क्या है मॉनिटरी एक्सपेंडिचर के? एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कंज्यूमेबल गुड्स बाय सिटीजन्स, families and firms. It includes expenditure on durable goods like टीवी, स्कूटर, कार खरीदने के लिए, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सर्विसेज लाइक एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये सब के लिए जो खर्चा होगा वो कंसिडर किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? कंजम्पशन मतलब क्या? जो डेली कंजम्पशन के लिए जो सिटीजन्स एक्सपेंडिचर करते हैं वो। अभी क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि अगर कोई एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है ऑन बिल्डिंग ऑफ अ फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी एंड नेसेसरी गुड्स इक्विपमेंट्स, मतलब कैपिटल नेचर का जो होता है, कोई मशीनरी खरीदते हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने वाला है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। हमारे बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं। बिज़नेस के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जिससे हम फ्यूचर में इनकम जनरेट करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज बेच के, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर सच एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़। तो इन तीनों पार्टीज़ का जो खर्चा होगा दैट विल बी क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स बाय सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री is the expenditure of the country and our export is expenditure incurred on goods by foreign citizens, ठीक है। हम जो इंपोर्ट करेंगे फॉरेन कंट्री में से वो हमारा खर्चा होगा, और अगर हम जो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए पेमेंट कौन करने वाला है? फॉरेन कंट्री। हमारे लिए तो वो इनकम होगी, तो हमारे एक्सपोर्ट के लिए एक्सपेंडिचर कौन करेगा? फॉरेन सिटीजन्स करेंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट विच इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मैंने आपको जो बोला, आपको नेट कंसिडर करना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट से रिसिप्ट होगी और इंपोर्ट से पेमेंट होगा। तो टोटल नेशनल इनकम में क्या आएगा? फॉर्मूला याद रखनी है आपको। टोटल नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या होगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। वो माइनस करके जो भी आएगा वो आपकी नेट एक्सपोर्ट की फिगर होगी। फिर कौन से खर्चे जो है वह नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होंगे? इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सर्टन एक्सपेंडिचर आर नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम विच इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जिस तरह सेकेंड हैंड गुड्स की इनकम नहीं कंसिडर होगी, उसी तरह एक्सपेंस भी कंसिडर नहीं होगा। ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर, ट्रांसफ़र पेमेंट, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करना, वो एक्सपेंस नहीं होता, सिर्फ मनी का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। पेंशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडोज़, ये सब कंसिडर नहीं करना है। द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स, एक्सपेंडिचर ऑन द यूज़ ऑफ गुड्स ऑफ इंटरिम यूज़, फाइनल यूज़ नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो भी कंसिडर नहीं होगा। सम एक्सपेंडिचर आर इंकर्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इन्वॉल्व्स ओनली द ट्रांसफ़र ऑफ मनी। एक्सपेंडिचर लाइक सब्सिडीज़, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है वो क्या है? ट्रांसफ़र के करते हैं एक से दूसरे तक, विच आर नॉट कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम। फिर क्या डिफ़िकल्टी आती है कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में, वो देखेंगे। The official data of people expenditure cannot be obtained and therefore it becomes difficult to calculate national income by this method, ठीक है। सबका रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। आप जितना आसान समझ रहे हो ये मेथड को, उतना आसान नहीं है। हर एक व्यक्ति कितना खर्चा करता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है आइडेंटिफाई करना। हम किस किस को पूछेंगे? कोई आदमी तैयार नहीं होता अपना पूरा रिकॉर्ड बताने के लिए कि उसने कितना खर्चा किया। एक एग्जांपल देखेंगे। अ बिजनेस पर्सन नेम्ड आरव गिव्स ₹30,000 एज सैलरी टू मिलाप द अकाउंटेंट एंड कंसिडर्स ₹30,000 एज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड, ठीक है। आरव करके बिजनेसमैन है, उसने अकाउंटेंट रखा है मिलाप करके, उसको 30,000 सैलरी देती है। तो आरव के लिए वो एक्सपेंडिचर है और मिलाप के लिए वो इनकम है, ठीक है।
अब मिलाप क्या करता है, 3,000 रुपये खुशबू को देता है जो कि उसकी काम वाली बाई है। तो 3,000 रुपये मिलाप का खर्चा हुआ। हैंस द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो इसमें से टोटल खर्चा क्या हुआ सभी का मिला के, 30,000 या फिर 33,000, ठीक है। तो क्योंकि 30,000 में से उसने दिए या फिर उसने कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट किए उसमें से दिए, वो भी आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इस केस में कितना एक्सपेंस कंसिडर करना है, 30,000 करना है, 33,000 करना है, क्या करना है। Thus the problem of double counting arises even in the expenditure method of calculating the national income, ठीक है। तो डबल काउंटिंग भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम 30,000 एक का खर्चा है उसमें से ही वो 3,000 का खर्चा करता है, तो 33,000 अगर कंसिडर करें तो 3,000 का डबल काउंटिंग हो जाएगा। So for calculating the national income, a country can adopt any method from the above stated method. कोई भी मेथड adopt कर सकती है। If the obtained data are true, whatever be the method of calculation of national income, the measurement of national income will be the same. डेटा सही होगा तो national income का measurement भी सही रहेगा। However, every method has one or two other limitation and therefore it is said that these methods are mutually complementary to each other. सभी एक दूसरे के opposite में हैं। For example, national income is calculated in the form of production. Its truthfulness can be tested in terms of expenditure. For developing country like India, the method of production is suitable, whereas for countries like America and Russia, the method of income and expenditure are suitable. तो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग मेथड सूटेबल है, तो किस मेथड पे रिलाई करें, ठीक है। अगर आपका डेटा सही है तो आप कोई भी मेथड यूज़ करोगे आपका आंसर सही आएगा, पर किस कंट्री के लिए किस तरह की मेथड फॉलो करनी। हमारी कंट्री में प्रोडक्शन फॉलो करें, प्रोडक्शन कितना होता है, दूसरी कंट्री के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड फेवरेबल हो, तीसरी कंट्री के लिए सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड फेवरेबल हो, ऐसा सब सिचुएशंस आती है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग नेशनल इनकम एंड मॉनिटरी इनकम एंड रियल इनकम, वो दोनों टॉपिक सिलेबस में नहीं है, और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप चाहे तो ये 2 टॉपिक पढ़ सकते हो, और आज जो मैंने पढ़ा है वो भी आपको पढ़ना है कंपलसरी, और इसमें कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। अभी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लेना सेकेंड वाला MCQ में, फिर सेकेंड वाला, फिर विच एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। हाउ मैनी फैक्टर्स कंस्टिट्यूट मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, GDP में से क्या डिडक्ट करो तो NDP मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग समझाओ, ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होता है, नेम द इंस्टीट्यूशन, मॉनिटरी नेशनल इनकम। जो टॉपिक नहीं कंसिडर किया है उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मत लिखना, बट बाकी सब लिखना है, ठीक है। विच एक्सपेंडिचर्स आर नॉट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन GDP NDP, GDP GNP, ठीक है, और GNP NNP। अगर हमने नहीं कंसिडर किया है सिलेबस में तो वो मत लिखना, ठीक है। शायद हमने पर कैपिटा इनकम वगैरह सब कुछ निकाल दिया है, सिलेबस में नहीं है तो वो एक्सक्लूड कर देना, पर एक बार जो एक्सरसाइज में बाकी है वो देख लो, और जो सिलेबस में नहीं है वो मत लिखना, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, ठीक है। प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन मेजरिंग नेशनल इनकम, मॉनिटरी इनकम और रियल इनकम जो है वो नहीं पढ़ा है, पर कैपिटा इनकम नहीं दी है, इसलिए ये सब GNP वगैरह नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये मत लिखना, सिर्फ फर्स्ट वाला लिख देना। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों आ गया है तो वो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं लिखोगे तो नहीं लिखोगे तो चलेगा, और एक बार पढ़ लोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कुछ समझ में नहीं आता होगा तो वो मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट टाइम से चैप्टर नंबर 10 बजट चालू करेंगे, ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ा है उसमें डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।